अगस्त 1608 की बात है। पानी का एक जहाज गुजरात में सूरत के एक बंदरगाह तो नहीं कह सकते, एक तट पर आकर लगा। उसमें कुछ अंग्रेज उतरे उस जहाज से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके मुलाजिम थे। वे लोग जब उतरे तब भारत के राजाओं, भारत के नागरिकों को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि इनके उतरने का अर्थ क्या होगा। जो लोग उस जहाज से उतरे थे वे क्या चाहते थे? व्यापार ही उनकी नियति थी या भारत की समृद्धि ने उनके ईमान को डगमगा दिया? क्या हमारी कमजोरियों को हमारे बीच रहकर जानने के चलते ही यह देश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बना? कौन से लोग थे जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को, एक कंपनी के अधीन भारत के उन राजाओं को, भारत के उन नागरिकों को गुलाम बना दिया जो अपनी सभ्यता का, अपने शौर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है गवर्नर्स ऑफ एम्पायर। गवर्नर्स ऑफ एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनीज चीफ फंक्शनरीज इन इंडिया। यह पुस्तक है जो बताती है कि दरअसल साम्राज्य के गवर्नर्स भारत में कौन थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ावा देने में अपनी मदद की। अमर फारूकी इसके रचनाकार हैं। अमर फारूकी इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। उन्होंने हंसराज कॉलेज में कई सालों तक पढ़ाया है और प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के फेलो रहे हैं। इस पुस्तक में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने दरअसल भारत के अतीत को खंगालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वो करते हैं जब हेक्टर भारत में आता है और किस तरह से सूरत में वह सूरत के तट पर पहुंचता है और किसी ने उस समय सोचा नहीं था कि यह भारत के इतिहास को, वह यात्रा जो है वह बदल देगी। और उस विद्रोह के बाद वो जब 1857 में ब्रिटिश सम्राट ने भारत का अधिकार हासिल किया ईस्ट इंडिया कंपनी से, उस दौरान किन लोगों ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुता स्थापित करने के लिए क्या कुछ किया, उस दौरान का सामाजिक परिवेश क्या था, राजनीतिक माहौल क्या था, उन सबको लिखा है। खास बात इस पुस्तक की यह भी है कि वे इसके इतिहास को लिखते समय उन बातों का भी उल्लेख करते हैं जो हमारी कमजोरी के साथ साथ ब्रिटिशर्स की प्रभुता और प्रमुखता को, उनके जागरूकता को और उनके उद्देश्य को स्पष्ट करती है। सबसे पहले तो वे उन गवर्नर्स की जो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से वह जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो रणनीति थी उसमें उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे हीरो के अंदाज में वहाँ याद किया जाता है। किस तरह से वह बंगाल आया और किस तरह से उसकी रणनीति ने उस बुनियाद को मजबूत किया जिससे अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को फायदा हुआ। क्लाइव के बाद जिन लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और अंततः जिससे साम्राज्य कंपनी मजबूत हुई, वे वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जिसने न केवल बंगाल बल्कि
बाद के दिनों में बंगाल और बिहार दोनों पर कब्जा किया। उसके बाद वो चार्ल्स कॉर्नवालिस की बात करते हैं और उस दौरान जॉन शोर, रॉबर्ट हॉबर्ट की भी बात करते हैं, रिचर्ड बेल्सली की भी बात करते हैं और बताते हैं कि दरअसल हर व्यक्ति ने कंपनी के शासनकाल को उसकी रणनीतियों के साथ किस तरह से भारतीयों को, भारतीय राजाओं को, कई बार प्रजा को, जमींदारों को कई बार लालच देके, कई बार उपाधि देकर, कई बार बल से, कई बार छल से अपने कब्जे में किया। उनका लॉर्ड मोइरा की भी बात करते हैं। लॉर्ड मोइरा के बाद वो विलियम बेंटिक की बात करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से लॉर्ड डलहौजी आते हैं और चार्ल्स कैनिंग आते हैं, जॉन लॉरेंस आते हैं और इन सब के बीच में क्या कुछ भारत में होता है। ये कौन से लोग थे, उनकी रणनीतियाँ क्या थी, उन्होंने भारतीयों के साथ क्या किया, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया, वो इनका भी उल्लेख करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि इन जो गवर्नर जनरल्स थे उनकी अपनी पृष्ठभूमि का, भारत पर जो उनका शासन था, भारत के साथ जो उनकी लूट थी, भारत के में जिस तरह से उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई, उन पर क्या असर पड़ा, उनके बचपन का, उनकी पृष्ठभूमि का, उनकी पढ़ाई लिखाई का। साथ ही साथ वे इन बातों का उल्लेख भी करते हैं कि किस तरह से कंपनी ने अपने कर्मचारियों को, केवल गवर्नर जनरल को या बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान एक गाइडलाइन जारी की थी कि हर व्यक्ति, यहाँ तक कि व्यापारी भी, छोटी से छोटी बातों को दर्ज करेगा। भारत के लोगों में यह परंपरा और प्रणाली नहीं है। हमने तट पर देखा, कुछ विदेशी आए हैं, चाहे वह शक थे, चाहे वह यमन थे, चाहे वह हूण थे, चाहे वह ब्रिटिश थे, कौन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसके अंदर कितनी सैन्य ताकत है, हमारी जिज्ञासा कभी भी इन बातों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये दर्ज किया था बाकायदा कि जब भी राह में जाओ, किसी देश में जाओ, यात्रा में हो, पानी के जहाज पे हो, तो आप सारी चीज़ों को दर्ज करोगे और छोटी छोटी बातों को भी लिखोगे, ताकि बाद में जाने आने वालों के लिए वह एक प्रेरक बन सके। यह पुस्तक कुल 8 खंडों में विभाजित है, जिसमें परिवहन, नौ परिवहन, उद्योग के अलावा जो वहाँ के उनके नेता हैं उनका, भारत में जो बड़ी जंगें हुई हैं जिनमें टीपू सुल्तान के साथ जो जंग हुई थी उसका भी उल्लेख किया है। डलहौजी ने किस तरह से गौरव स्थापित किया उसका भी उल्लेख करते हैं। क्लाइव से डलहौजी तक आते हैं और अंततः वो ये बताते हैं कि भारत जब गुलाम बना तो हमारी स्थितियां क्या थी, हमारी सैन्य क्षमताएं क्या थी, हमारे रजवाड़े किस तरह से बटे हुए थे और हमारे बीच आपस में क्या विवाद था और ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ उस दौरान किया। कोलकाता की क्या स्थिति थी, दिल्ली की क्या स्थिति थी, मराठों की क्या स्थिति थी, मारवाड़ की क्या स्थिति थी, दक्षिण की क्या स्थिति थी, बंगाल, बिहार तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनके नियंत्रण में चले गए थे, लेकिन पंजाब और दिल्ली का वातावरण क्या था और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह स्थिति पैदा की कि अंततः ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ कायम हुआ। यह पुस्तक भारतीय इतिहास को उन तथ्यों के साथ देखने के साथ साथ उन खामियों के बारे में भी सोचने को विवश करती थी जो उस दौरान घटा था। इस के लिए अमर फारूकी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। ऐसी पुस्तकों को, जो इतिहास की पुस्तकें हैं और जिनका संबंध भारत के युवाओं से है, छात्रों से है, शिक्षकों से है, प्राध्यापकों से है, पत्रकारों से है, शोधार्थियों से है, अध्येताओं से है, उन पुस्तकों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए। अलेफ बुक कंपनी ने इसको प्रकाशित किया है, जो रूपा पब्लिकेशन जिसका प्रमोटर है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकाशक और लेखक ऐसी पुस्तकों को, जो महत्वपूर्ण हैं, इतिहास की पुस्तकें हैं, जिनका भारत के वर्तमान से भी नाता है,
वह हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी आ सकेंगी। अगर आप अंग्रेजी में इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मूल्य हार्ड बाउंड संस्करण का 999 रुपये है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको थोड़े सस्ते में भी यह पुस्तक मिल सकती है। हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास और उनके उस नायकों को या गवर्नर जनरल्स को या उनके प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानना है, जिन्होंने भारत जैसे देश को एक कंपनी के हाथों सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर रखी जाने वाली यह राय आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम में आप किन पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में भी हमें लिखकर बता सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। मैं हर दिन ठीक इसी समय पुस्तकों पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके समक्ष पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ उनके जीवन कर्म पर या उनकी पुस्तक पर केंद्रित संवाद जो शब्दरथी के नाम से होता है उसके साथ उपस्थित होऊंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।